एक्चुअली वहाँ पे देखो, सबसे पहले जब मैं आया, जब मैंने हॉस्टल में एंटर किया तो मेरे बेड पे ही किसी और का बेड पहले से ही वो कोई विराजमान था वहाँ पे, मतलब पहले से किसी और का वो सामान था। शायद अगर इस टाइम पे आप फर्स्ट ईयर वाले नमन द्विवेदी से अगर इंटरेक्ट कर रहे होते तो शायद इतना नहीं बोल पाता वो। टीआई और पीआई में डिफरेंस ये है कि टेक्निकल इंटरव्यू फुल्ली आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। आपका रेज्यूमे में आपने जो जो अपने मेंशन कर रखे होंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाया है, हमारी इस लैंग्वेज पे या फिर इस टेक्नोलॉजी पे हमारी कमांड है, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे, या फिर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिस टेक्नोलॉजी पे वो आपसे काम करवाना चाह रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। Good morning, दोस्तों. वेलकम टू यस टीवी. दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ यस टॉक्स जीएलए बीटेक सीएससी इन जीएलए यूनिवर्सिटी, जहां पर हमारे जो गेस्ट हैं वो नमन सर हैं. तो जस्ट टू किक स्टार्ट दिस सेशन, जिसमें हम बीटेक सीएससी के बारे में बात करेंगे कि जीएलए यूनिवर्सिटी में कैसी होती है. आई वुड लाइक सर कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो टू आवर ऑडियंस. थैंक यू यशवंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नमन कुमार द्विवेदी है और मैं बीटेक सीएससी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि यशवंत ने बताया, आपको जीएलए से ही मैं परस्यू कर रहा हूँ अपना बीटेक। और थैंक यू यशवंत, मुझे इस टाइम पे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर कि आप अपना टाइम निकाल कर आए यहाँ पर. हमारी समर ब्रेक चल रही है, इसलिए ये जो सेशन है हम जूम पर ले रहे हैं. अदरवाइज ये इन पर्सन भी होता अगर हम यूनिवर्सिटी में होते. तो काफी लोगों की मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम आ रहे थे, जिसमें कि उन्होंने बीटेक के बारे में एक वीडियो बनाने को कहा था. जीएलए यूनिवर्सिटी में बीटेक कैसी होती है, व्हाट आर दी प्लेसमेंट्स वगैरह के ज्यादातर क्वेश्चंस थे. और सब्जेक्ट्स कौन कौन से मेन होते हैं एंड व्हाट इज द होल प्रोसेस. तो इसलिए मैंने आपको रीच आउट किया एंड आपने अपना वक्त दिया. थैंक यू उसके लिए. एंड सर, शुरुआत से शुरू करते हैं. अ, आपके प्लस टू के रिजल्ट के बाद बीटेक ही क्यों ली? तो बीटेक ही क्यों ली, इसका एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं जब प्लस टू में भी था तो भी काफी एक वाइड डिस्कशन हुआ था। तो वहाँ पे एक्चुअली मेरे पास काफी ऑप्शंस थे, मतलब जो हर हमेशा ही होते हैं एक्चुअली, आपके जो सबसे ज्यादा चाहने वाले होते हैं रिश्तेदार, वो हमेशा आपको कहते हैं कि ये लो वो लो कोर्स लो। तो मेरे भी काफी सारे थे, और एक्चुअली मेरे बीटेक का जो पर्सनल ओपिनियन था ये मेरा, तो उसका सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही मतलब वो किया, सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है तुम बीटेक ले लो। अदरवाइज बाकी जो काफी सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जिन्होंने अपोज किया था इस चीज़ को कि हाँ इसको सिंपल ग्रेजुएशन करवा दो, या फिर इसको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर जाना है आगे तो फिर सिंपल ग्रेजुएशन कराओ और साइड बाय साइड उसकी प्रिपरेशन कराते रहो। क्या फ़ायदा है कि इसको बीटेक में भी डालोगे, पहले वो 4 साल पढ़ेगा, फिर आगे अगर उसके लिए तैयारी करेगा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये कह के हमेशा रोका जाता था। बट जो बीटेक का डिसीजन था वो मेरा खुद का था, क्योंकि बचपन से मतलब अच्छा लगता था जब भी ये पढ़ता वगैरह था, मैं नई नई टेक्नोलॉजीज जो आती है तो उनको थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन था मेरा। तो जस्ट इसलिए, और बीटेक में भी कंप्यूटर साइंस भी इसलिए ली मैंने क्योंकि मेरा इसमें भी इंटरेस्ट था। क्योंकि बाकी देखो, बाकी जो ब्रांचेज हैं वो तो चलो ठीक है अपनी जगह, वेल एंड गुड है, कोर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, सिविल ले लो। बट जस्ट एक सीएस को ऑप्ट करने का मेरा ये डिसीजन था क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको थोड़ा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। अच्छा, तो जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया, आपने ये कहा कि जो बीटेक सीएससी का आपका डिसीजन था वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपके जो पेरेंट्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे रिगार्डिंग योर डिसीजन. हम्म, एंड जो भी हम्म, एक टिपिकल इंडियन बॉय को बाधाएं आती हैं अपना प्लस टू के बाद प्रोग्राम या कोर्स डिसाइड करने में, वो आपने भी फेस करी, है ना? हम्म। एंड फिर जीएलए ही क्यों बीटेक के लिए? और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए. अगर मेरे को नहीं पता आपने मतलब ऑल ओवर इंडिया अपने यूनिवर्सिटीज कंसिडर की या नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जीएलए चूज क्यों की. हाँ तो एक्चुअली देखो, जो सिंपली हर कोई करता है, जब मैं ट्वेल्थ में था तो उस टाइम पे मैंने भी आईआईटी जेई और यूपीटीयू के एप्लीकेशंस को फिल किया था और दिया भी था। बट एक्चुअली हुआ गया था, जब मैं आईआईटी जेई का मेरा रिजल्ट आया तो कुछ रीजंस की वजह से मैं उसमें काउंसलिंग नहीं करवा पाया फर्स्ट टाइम।
एंड देन फिर जब मेरा यूपीटीयू का जब रिजल्ट आया तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑब्वियसली मिल गए थे, बट यहाँ पे अगर हमें जो भी देख रहे होंगे उनको भी सबको पता होगा, यूपी वालों को स्पेशली, कि यूपीटीयू से आपको कैसे कॉलेजेस ऑफर होते हैं। तो खैर मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहूंगा। और रही बात जीएलए को लेकर, तो जीएलए अगर यूपीटीयू के कॉलेजेस से देखो तो उनमें काफी मामले में अच्छा है अगर कंपेयर किया जाए, और मोस्टली इसके जो प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं वो तो काफी अच्छे हैं उनसे। और बाकी और भी काफी कैंपस लाइफ भी ले लो तुम, तो वो भी जीएलए में एक उनसे तो बेटर ही है कम से कम। ओके। तो सर अगेन एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, कि जब आपने जीएलए के बाद को चूज किया तब क्या ये फैक्टर था कि आप स्टेट के बाहर जाकर पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं थे? जैसे जब मैंने जीएलए के लिए एप्लीकेशंस वगैरह भरी थी और इंटरव्यू वगैरह दिया था और पास कर लिया था, तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल थे कि ये स्टेट के बाहर क्यों जा रहा है। पढ़ना है तो पंजाब में बहुत कुछ है, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा क्या? ये फैक्टर रहा कि जीएलए यूपी में ही है तो ज्यादा बेटर है? नहीं, एक्चुअली ये फैक्टर तो नहीं रहा ऑब्वियसली मेरे साथ, क्योंकि मैं जैसा कहा था कि मैं काउंसलिंग मेरी नहीं हो पाई थी आईआईटी जेई में। फर्स्टली मतलब फर्स्ट 3 या 4 राउंड तो समझ लो मेरी हो नहीं पाई थी काउंसलिंग। देन बाद में मेरी जाके जब एक बार मैंने काउंसलिंग उसमें कराई तो मुझे ग्वालियर का कॉलेज मुझे ऑफर हुआ था। ऑल्दो वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही था, बट इतना आईआईटीज वाला वो कॉलेज नहीं था। गवर्नमेंट कॉलेज था बट इतना अच्छा उसका, अब पता ही है तुम लोगों को, अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और वो लिटरली आईआईटी एनआईटीज ना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बाकी जो चीजें होती है वो कैसा होता है वो सबको ही पता है। तो वहां पे जब गए तो मेरे पेरेंट्स को एक्चुअली वो चीज ही थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर गई कि ये सभी मतलब इतना वो है। तो फिर इसमें बाकी और रिकॉर्ड्स लिटरली उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड जीएलए से थोड़े डलते, तो इसलिए वहां पे नहीं हो पाया मेरा, मतलब वो पेरेंट्स ने आगे वो प्रोसीड किया ही नहीं कि उसमें एडमिशन करवा सके। अच्छा। एंड सर, हमने ये जान लिया कि आपने जीएलए को क्यों ज्वाइन किया। उसके बाद जब जीएलए आपने ज्वाइन कर लिया तो जो पहले फर्स्ट डेज होते हैं, दैट इनिशियल डेज ऑफ फर्स्ट ईयर, वो कैसे थे? इसमें आप कवर कर सकते हो आपका जो पहला क्लास का एक्सपीरियंस था, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आप हॉस्टल लाइफ जो आपके पहले मान लो 1-2 हफ्ते रही, पहले के जब आपको होम सिकनेस भी महसूस हुई होगी एंड वगैरह, जो भी एक नया स्टूडेंट फेस करता है अपने हॉस्टल लाइफ में, वो भी आप कवर कर सकते हो इसमें। एक्चुअली वहां पे देखो, सबसे पहले जब मैं आया, जब मैंने हॉस्टल में एंटर किया तो मेरे बेड पे ही किसी और का बेड पहले से ही वो कोई विराजमान था वहां पे, मतलब पहले से किसी और का वो सामान था। तो पहले तो मैं शॉक हुआ कि ये मेरा ही है रूम या किसी और का है। देन जाके मैंने वार्डन वगैरह से मैंने क्लेरिफाई किया तो फिर पता लगा कि वो ऐसे जस्ट क्योंकि मेरा बेड खाली था और मेरे जो रूम पार्टनर्स थे वो उसके फ्रेंड थे, तो इसलिए वो जस्ट वहां पे आके रह रहा था। फिर उसने अपना शिफ्ट वगैरह किया तो फिर मैं वहां पे गया, तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुई मतलब कॉलेज लाइफ इस तरीके से। मतलब हॉस्टल लाइफ कहूँ तो ज्यादा बेटर होगा कि ऐसे मेरी हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हुई है। तो वहां से फिर नेक्स्ट डे मेरा ये था कि नेक्स्ट डे हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी। नेक्स्ट डे गया, फिर मैं क्लास में गया तो लिटरली सिर्फ मैं नहीं, वहां पे जितने बच्चे और 70 अदर्स जो थे मेरे साथ उनके लिए भी फर्स्ट डे था, तो वो भी वैसे ही थे, मतलब सबके लिए एक दूसरे अननोन ही थे। तो स्टार्टिंग तो थोड़ा लग गया टाइम कि वो बॉन्डिंग क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग गया कि हाँ कैसे बंदे, पहले तो जानना पड़ता है ना सबको कि ऑब्वियसली आप वो सामने वाला कैसा बंदा है। तो हम्म। फिर वहां पे गए और फर्स्ट क्लास ही हमारी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल की थी, तो हमारे जो फैकल्टी थे वो काफी मतलब क्या कहूँ बढ़िया थे। तो उनके काफी हंसी मजाक रहा फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट डे इन शॉर्ट काफी अच्छा रहा मेरा एकेडमिक्स को लेके अगर देखा जाए तो वहाँ क्लासेस में। तो और फिर उसके बाद फिर हॉस्टल आया तो मेरे जो दोनों रूम पार्टनर्स थे वो मेरे से पहले आके ही वहाँ पे थे, सेटल हो चुके थे, वो उनको हो चुका था 1 हफ्ता। तो थोड़ा मैं उन्हीं के साथ रहा, मेस वगैरह जाना सब कुछ उन्हीं के साथ रहता था मेरा। तो इस तरीके से मेरे इनिशियल डेज तो ऐसे ही गए, मतलब समझो 1 हफ्ता मेरा और कुछ ऐसा नहीं था। और जो होम सिकनेस की बात रही तो एक्चुअली मेरे कुछ जो मेरे कजन्स थे वो लोग ऑलरेडी जीएलए में ही थे जब मैं फर्स्ट ईयर में वहाँ पे आया। तो मेरे जो कुछ जो मतलब कजन्स थे वो मेरे एम फार्मा में थे, एक मेरे उसमें थे बीसीए में थे और एक उसमें थे एमबीए में। तो ऐसा कुछ सच होम सिकनेस मुझे लगा नहीं।
अच्छा, तो मतलब आपका ऑलरेडी काफी ज्यादा रिलेटिव्स वहां पे थे, तो आपको वो हम्म, होम सिकनेस वाली फीलिंग महसूस नहीं। हम्म, ठीक है, अच्छी बात है। होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी बहन है GLA में, तो मेरे को इतनी महसूस नहीं होती। खैर, आगे चलते हैं। फर्स्ट ईयर, अगर पूरा फर्स्ट ईयर की अब बात करते हैं, इनिशियल डेज हमने कवर कर लिए, लेकिन अगर पूरे फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो वो कैसा रहा? क्योंकि फर्स्ट ईयर एक ऐसा फेज है मेरे हिसाब से जहां पर आप कॉलेज के बारे में एक तो बहुत कुछ, या यूनिवर्सिटी में हो तो उसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो, बहुत कुछ नई चीजें देखते हो। एंड हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम स्कूल लाइफ? देखो ऑब्वियसली कॉलेज है तो वो स्कूल लाइफ से डिफरेंट होगा ही। मतलब कोई भी अगर एक न्यू कमर आता है तो वो कॉलेज में यही सोच के आता है कि उसको भाई ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ठीक है। और वो कुछ भी मतलब स्कूल लाइफ में मतलब मोस्टली मुझे लगता है 90% लोग अपने घर पे ही रहते हैं, ठीक है। वो घर से स्कूल, स्कूल से घर, या फिर जो कोई ट्यूशन वगैरह जाता होगा तो वो, अदरवाइज मोस्टली सब घर पे ही रहते हैं। तो इसलिए उनको एक ऐसा लगता है बाउंडेशन टाइप की। तो कॉलेज आके वाकई ड्रीम्स होते हैं कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, वीकेंड्स पे बाहर जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, और भी मतलब काफ़ी कुछ रहता है। तो मैं अपनी सिर्फ बात करूँ तो लिटरली मैंने अपना फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर किया है। एकेडमिक्स हाँ ठीक है, मैंने वो अपना उतना मेंटेन करके रखा है जितना मुझे रखना चाहिए था, जितना मैं एक आइडियल लेके चला था उतना मुझे एक मेंटेन करा मैंने। बट जो मेरा कॉलेज लाइफ है, बाकी चीज़ें वो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर की, काफ़ी मैं वहाँ पे गया, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जाना वहाँ पे। ओके, तो काफी ऐसी आपको यूट्यूब में एक दो ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर जो GLA का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, वो इतना ज्यादा डिटेल में कवर नहीं किया गया है। जहाँ पर मैं क्योंकि आपको बुलाया है तो चाहूंगा कि आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 साल खत्म कर लिए एंड चौथा साल शुरू हो चुका है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एकेडमिक्स के अलावा जो फर्स्ट ईयर की हॉस्टल लाइफ थी एंड जो फर्स्ट ईयर की सोशल लाइफ थी, वो कैसी थी? देखो काफ़ी सारी है। अगर मैं सिर्फ जीएलए को लेके चलूँ तो देखो जीएलए में ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी भी इवेंट्स की कमी लगेगी। मतलब ठीक है, इवेंट्स काफ़ी सारे होते थे एक्चुअली। कोरोना पीरियड के पहले तो काफ़ी सारे होते थे। कोरोना पीरियड के बाद हल्का सा थोड़ा गैप आया था क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी बाउंडेशंस लगा दी गई थी। बट उससे पहले काफ़ी इवेंट्स होते थे और लिटरली हाँ, मतलब मान के चल लो एक अच्छा एक मेगा इवेंट तो हर 2 महीने में तो हो ही जाता था मिनिमम टू मिनिमम। नहीं हुआ अगर पर मंथ भी नहीं हुआ तो कभी कम से कम 2 हफ्ते में, 2 महीने में एक बार तो हो जाता था। तो ये रहता था, सोशल लाइफ तो ऐसी थी। और जहाँ तक बात रही अगर मेरे मुझे लेके, तो मैंने भी ऐसे ही जैसे स्टूडेंट्स क्लब होते हैं या कल्चरल क्लब्स वगैरह होते हैं, तो मैं भी उसका एक पार्ट, मैं वहाँ पे जाके बना फर्स्ट ईयर में। मुझे वो पसंद आ गया लिटरली वो, और मैं भी उसका पार्ट बना। और मैं इस टाइम पे भी उस क्लब में अभी तक मतलब चल ही रहा हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस टाइम पे प्रेसिडेंट भी हूँ उस क्लब का। ये काफी अच्छी बात है। एंड अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, या यू वुड लाइक टू कैरी ऑन? नहीं ठीक है चलो। तो सर, जैसे कि आपने सोशल लाइफ कवर कर ली, हॉस्टल लाइफ कवर कर ली, फर्स्ट ईयर का एकेडमिक्स कवर कर लिया, क्या फर्स्ट ईयर में ऐसे कुछ मेन सब्जेक्ट्स है जिसमें कि एक फ्रेशर को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जो नॉलेज है उसमें इनहांस करे उन सब्जेक्ट्स? देख देखो अगर वैसे मैं कह दूँ तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी कुछ मतलब आपको पढ़ाया जाता है ऑब्वियसली। आपको इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये सब आपको कवर कराए जाएंगे कि भले ही आप सीएस के स्टूडेंट हो, बट आपको फिर भी ये बेसिक आइडिया हर चीज़ का होना चाहिए। इसलिए आपको ये सारा कुछ कवर किया जाता है वहाँ पे। तो वो ऑब्वियसली वहाँ आपके लिए वो एक बेसिक नॉलेज बनाने के लिए ज़रूरी है। बट अगर आप कहो कि आपको एकदम ही डीप नॉलेज होनी चाहिए किसी चीज़ की, तो वो है आपकी कोडिंग को आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास सी आएगी या फिर पाइथन आएगी, तो आप उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम देम अगर आप जाना चाहो तो फिर आप एक मैथ्स को ले सकते हो, क्योंकि मैथ्स 3 पार्ट में आएगी आपकी। मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड मैथ 3, ये आपके 3 सेमेस्टर में आएगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
ये ऐसे आएगी। तो इस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो, क्योंकि इनके बेसिस पे अगर आप आगे कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप एमएल ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो मैथ्स 3 का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपको थोड़ा मैथ्स पे भी आपको फोकस देना पड़ेगा। कोडिंग तो ऑब्वियसली अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो आप उसको नहीं छोड़ सकते कोडिंग को, मतलब कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बनाने आने ही चाहिए फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में। तो आपके हिसाब से फर्स्ट ईयर में एक फ्रेशर को कोडिंग पे ध्यान देना चाहिए, पाइथन एंड सी लैंग्वेजेस पे ध्यान देना चाहिए, उसके अलावा पाइथन एंड मैथ्स? सी एक्चुअली उनको उनको ऑफर की जाती है फर्स्ट ईयर में, और कहीं कहीं पे जावा भी की जाती होगी, बट जीएलए में ऑब्वियसली पाइथन और सी फर्स्ट ईयर में प्रेफरेंस दी जाती है, और सेकंड ईयर में स्टार्टिंग में फिर उनको जावा दी जाती है। तो ये आपको भी चूज करके चलना है एज अ फ्रेशर कि आप कौन सी लैंग्वेज पे कमांड करना चाहते हो। सी पे या फिर पाइथन पे? सी, पाइथन या जावा, इन तीनों में से। अच्छा, तीनों पढ़ाई जाएंगी आपको दो मतलब फर्स्ट ईयर में? पढ़ाई तीनों जाएंगे, बट एक्चुअली जो सी लैंग्वेज है वो एक टाइप से बेसिक लैंग्वेज है। मतलब वो अगर कंपनी कोई आती है आपको हायर करने, तो कंपनी ये तो मान के चलती है कि आपको सी लैंग्वेज मिनिमम टू मिनिमम तो आती ही होगी। ओके। इसके अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज पर कमांड करना है ये आपके ऊपर की बात है। ओके, तो जो मेरे को समझ में आया कि सी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एक कंपनी के हिसाब से। काइंड ऑफ, मतलब उनको लगता है कि ये काफी बेसिक लैंग्वेज है तो ये सबको आनी ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस जब होते हैं तो वो एक बहुत नई चीज होती है, क्योंकि एक तरफ से स्कूल के एग्जामिनेशन या जो बोर्ड्स होते हैं उससे जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है जीएलए में एग्जामिनेशंस का, वो कैसा है? ये सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशंस, इसमें कितने एग्जाम्स होते हैं और क्या रहता है पूरा प्रोसेस? पूरा प्रोसेस तो ये रहता है कि आप लोग जैसे ही एंटर होते हैं एज अ फ्रेशर, तो वहाँ पे आपको पहले तो अगस्त से आप लोग की स्टार्टिंग हो जाती है क्लासेस की। फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त वहाँ से आप स्टार्ट हो जाते हैं क्लास लेना। और फिर आप जब जाते हैं तो आपको मिड अक्टूबर तक आप लोग के फर्स्ट मिड टर्म स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट मिड टर्म का मतलब होता है वो 30 मार्क्स का पेपर होता है पर सब्जेक्ट। और उसमें से आपको ऐसा, उसमें बैक वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब अगर कोई किसी को लगता है कि मिड टर्म में बैक आती है, तो ऐसा नहीं होता, जीएलए में तो कम से कम नहीं आती है। और उसके बाद आपको जो बैक आती है वो भी आती है आपकी मिड टर्म और एंड टर्म को कंबाइन करके जो मार्क्स आते हैं उससे आती है बैक। तो इसलिए मिड टर्म इज जस्ट कि आप मतलब वहां से अपने मार्क्स ऑब्टेन कर सके, आपको जितना हायर आप स्कोर कर सके उतना आपके लिए इजी रहेगा एंड टर्म में मार्क्स करना। और फिर ऐसे ही जाके जब आपका मिड अक्टूबर तक एंटर हो जाता है, एंड देन दिसंबर में आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर दिसंबर मिड में आप लोगों के एंड टर्म्स होंगे, मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो। ओके, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में आपने बताया, जिसमें आपने ये कहा कि जो एग्जामिनेशंस है वो दो बार होते हैं, सॉरी, सेमेस्टर में एक होता है मिड टर्म, एक होता है एंड टर्म। और क्या होता है पैटर्न मिड टर्म एंड एंड टर्म का? पैटर्न ये होता है कि जो मिड टर्म होता है वो आपके 30 मार्क्स कंटेन करता है। वहां पे आपको पर सब्जेक्ट की 30 मार्क्स में से आपको स्कोर करना होता है जितना आपने स्कोर किया। ऐसा वैसे जैसा मैंने अभी बताया उसका बैक का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट फिर भी एक अनऑफिशियली जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो ये है कि 12 मार्क्स से अगर आप ऊपर कवर कर लोगे तो आपकी मतलब मिड में आप बैक से बच गए हो। ये एक मतलब एक अनऑफिशियल माइंडसेट है, ऐसा कहीं भी ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है कि 12 मार्क्स से नीचे पे आपकी बैक है। मैं बहुत क्लियरली कर दूं। और उसके बाद जो एंटम आपका होता है वो होता है 50 मार्क्स का। तो दोनों मिला के 80 मार्क्स हो गए। और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपका होता है टीचर्स असेसमेंट, मतलब जो आपने असाइनमेंट्स दिए या फिर जो बीच में आपके क्लासेस में क्विजेज होती हैं, वो सारी चीजें आती हैं आपकी टीचर्स असेसमेंट पे। और प्लस वो 20 में से +10 का होता है आप, +5 होता है आपके अटेंडेंस। मतलब 15 मार्क्स टीचर असेसमेंट और 5 मार्क्स का होता है अटेंडेंस। आपने क्लासेस कितनी अटेंड की है, 75% का क्राइटेरिया है जिसके नीचे आप डिटेन हो जाएंगे। और 75 से ऊपर बढ़ते जाए आप, 75 to 80 1 मार्क्स, 80 to 85 2, 85 to 93, 91 to 95 4, एंड 95 +5।
ओके, तो ये आपने ब्रेक डाउन कर दिया वो 5 मार्क्स का जो आपको अटेंडेंस के लिए मिलते हैं, और ये वो 20 मार्क्स का ही एक हिस्सा है जो आपको इंटरनल में मिलेंगे, है ना। एंड जैसा कि आपने ये बताया कि अटेंडेंस 75 से नीचे अगर होगी यू आर डिटेन्ड, तो हम एक अपने ऑडियंस को ये क्लियर कर दे कि यहाँ पे जो अटेंडेंस का चक्कर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, कई बच्चे डिटेन होते हैं। तो आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ये कोई ऐसा फिगर है कि जो हर एक फ्रेशर को या हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी ईयर में, उसे अपने दिमाग में रखना चाहिए। देखो, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम पे तो एक्चुअली थोड़ा सा सिस्टम लीनियंट था, बिकॉज हमारी बैच में बहुतों की उस टाइम पे अटेंडेंस 65 भी गई थी, बट उनको अप्रूव कर दिया गया था कि हाँ दे कैन सिट इन द एग्जामिनेशन। तो बट अब जो हो गया है, अब जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके लिए इतनी लीनेंसी नहीं दी जा रही, उनको काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। तो उनको मैं तो यही मतलब कहूंगा कि कम से कम 70+ तो मिनिमम लेके ही चलना, उससे नीचे मत जाने देना। 75 अगर नहीं हो पा रहा है तो भी 70+ तो जरूर ही रखना। ओके, अदरवाइज 75 इज दी ऑफिशियल फिगर, है ना, जो आपको ऑफिशियल चाहिए। फिगर। ठीक है। फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करना कितना मुश्किल है? फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में ऐसा कभी, एक्चुअली फर्स्ट ईयर के ही नहीं किसी भी ईयर के एग्जामिनेशन में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर सिर्फ बीटेक की बात करो तो। क्योंकि जैसे मैं अभी थर्ड ईयर मैंने पास आउट कर लिया है, तो उसमें ये है कि अगर आप सिर्फ लेक्चर्स ध्यान से सुने, टीचर्स के लेक्चर्स, आप अगर क्लास में अटेंटिव है, आपने लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुने और बस जस्ट जाके एक बार रिवाइज कर लिया है, तो आई थिंक अगर आप पेपर के एक हफ्ते पहले से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कूल टाइप का तो है नहीं कि 95+ लेके आओगे तो ही आपको ज्यादा वो मतलब कहा जाएगा कि यू आर द टॉपर। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो सिंपल जीएलए का क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपका 75+ है, अगर आपका परसेंटेज, तो यू आर एलिजिबल कि आप किसी भी कंपनी में बैठ सकते हैं। ओके, तो 75% इज द एलिजिबिलिटी कंपनी में बैठने के लिए फॉर प्लेसमेंट, है ना। वो किसी भी कंपनी में बैठ सकते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। बट 75 से ऊपर बहुत कम ही ऐसी कंपनीज है, बहुत सिलेक्टिव कंपनीज है ऐसी जो 75+ मांगती हैं। ओके, एंड सर ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे जीएलए में एक बहुत अच्छा फिगर माना जाता है ऑफ सीपीआई, वो 8 से ऊपर मानी जाती है, तो वो अचीव करना कितना मुश्किल है? आपकी आई थिंक 8 से ऊपर चल रही है सीपीआई, एंड आपने कैसे इसे अचीव किया और इतने टाइम से मेंटेन करके रखा हुआ है? वो आप वो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, अगर उन्हें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसा बता सके। कि जस्ट आप फोकस्ड रहे थोड़ा अपने, जब टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई नो वहाँ पे नींद आएगी, मुझे भी आती थी, बट वहाँ पे थोड़ा आप अटेंटिव रहे, थोड़ी बहुत चीजें भी अगर आपने वहाँ पे गेन कर ली कि टीचर क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो आपको। उसके बाद तो आपको पीडीएफ ऑब्वियसली वो देगा ही, टीचर प्रोवाइड कराएगा। तो जस्ट आप वो थोड़ा एक बार सुन लो कि हाँ वो टीचर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद जाके जस्ट वो पीडीएफ एक बार रीड आउट कर लो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और मैं जैसे ही बताया ना, आपके पास बहुत फ्री टाइम मिलता है अगर आप बीटेक सीएससी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बहुत फ्री टाइम मिलेगा। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत फ्री टाइम रहेगा। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं कहता हूँ बस क्लास में अटेंटिव रहो। एक बार जाके जब क्लास एंड होती है आपकी, तो बस एक आधा घंटा दे दो, वहां पे जाके रीड आउट कर लो जितने भी पीडीएफ वगैरह हैं, वो सब रीड आउट कर लो। और जस्ट जब आपके पेपर्स हों उससे एक हफ्ता पहले सब कुछ बंद करके जस्ट वो स्टार्ट कर दो एग्जामिनेशन का पढ़ना। बहुत आराम से आप लोग की 8+ सीपीए मेंटेन रहेगी। अच्छा, तो ये वो मंत्र है जिससे 8 से ऊपर सीपीआई मेंटेन रहती है ना। 8 से ऊपर सीपीआई का अगर आप वैसे परसेंटेज में मतलब देखें तो आई गेस वो 80% से अब 80% मतलब हर कॉलेजेस का अलग होता है, बट जीएलए का यही है कि जितनी आपकी सीपीआई है इंटू 10 कर दें तो वो आपकी परसेंटेज। ओके, तो अगर आपकी सीपीआई 8 या 8 से ऊपर है तो आपकी 80% से ऊपर है ना। ओके, तो हमने कवर कर लिया कि सीपीआई कैसे अच्छी मेंटेन करते हैं, उसके अलावा फर्स्ट ईयर का आपका पूरा एक्सपीरियंस और मेन मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं।
एंड अब आ जाते हैं आपके सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर कैसा रहा? अगेन वो एकेडमिक का थोड़ा आपको कवर करना है, एंड देन हॉस्टल लाइफ, एंड देन सोशल लाइफ में कोई डिफरेंस आया व्हेन यू प्रमोटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर? जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में हम लोग आए एंटर किए तो एक्चुअली हम लोग घर पे रह के एंटर किए, थैंक्स टू ये कोरोना। कैसे? अच्छा, कोविड के कारण। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर में आए तो उस टाइम पे यही कोविड पीरियड चल रहा था। तो हम लोग का जो फर्स्ट ईयर से जब सेकेंड ईयर में आए तो उस टाइम पे सारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हमारी सेकेंड ईयर से। और जस्ट हम लोग ने जो ऑफलाइन थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर एंजॉय किया है वो किया हम लोगों ने अपने फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा कोरोना का जो पीक था वो डाउन चला गया था और कॉलेजेस रीओपन हो गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 ढाई महीने के अबाउट हमने वहाँ गए हैं, मतलब कैंपस में हमने एंजॉय किया है। अदरवाइज तो पूरा ही सेकेंड ईयर हम लोगों का ऐसे ऑनलाइन गया था। अच्छा, तो आपने ये बताया कि आपके सेकेंड ईयर को मोस्टली जो कोविड था उसने स्पॉइल कर लिया, है ना? हम्म। एंड अब कोविड की बात चली है तो इस पर तो बात होगी ही कि हाउ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम offline examination, and how an offline classroom is different from an online classroom. क्या शिफ्ट क्या आप, क्योंकि आपका जो बैच है उसने ये शिफ्ट एक्सपीरियंस किया है, तो आपसे बेहतर इससे कोई बता नहीं सकता मेरे हिसाब से। एक्चुअली देखो, सही बात है, फर्स्ट टाइम हर किसी को प्रॉब्लम आती है। तो हमारे कॉलेज को भी आई थी जब इनको शिफ्ट करना पड़ा था ऑफलाइन से ऑनलाइन पे। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स चूज़ किए, मतलब इनिशियली आई थिंक गूगल क्लासरूम पे भी कुछ हमारे नोट्स वगैरह डाल दिए जाते थे, लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर दिए जाते थे। देन आफ्टर एक और कोई प्लेटफॉर्म है, मुझे अभी नाम याद नहीं है। ब्लैक बोर्ड वो आई भी गेस। हम्म, ब्लैक बोर्ड आई गेस। नहीं वो नहीं था, कोई और प्लेटफॉर्म था। उस पे भी शिफ्ट हुए थे। तो वो भी आई थिंक इतना अच्छा मतलब वो हुआ नहीं, तो इसलिए उसको भी स्विच करना पड़ा। और फिर फाइनली हम लोग जूम पे जाके, मतलब वहाँ पे जूम हम लोग के लिए थोड़ा सक्सेसफुल रहा। तो जूम पे ही अभी भी अगर कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं तो वो अभी भी जूम पे ही होती हैं। तो ये रहा था हम लोग का जो शिफ्ट हुआ था कॉलेज के थ्रू, तो ये शिफ्ट आया था। और लिटरली हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो था ही, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा था कि थोड़ा सा लीनेंट हो गया था, मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि क्लासरूम में ऑब्वियसली आप टीचर के सामने होते हो तो ना चाहते हुए भी आपको कम से कम बैठना तो पड़ता है वहाँ पे। ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात यही हो गई थी कि ऑनलाइन में आप टीचर की क्लास अटेंड करो ना करो वो सामने वाले को भी नहीं पता है। तो आपने एक बार क्लास ज्वाइन की उसके बाद आप छोड़ के भी चले जाओ तो भी वो पता नहीं लगेगी टीचर्स को, जस्ट। और फिर स्टार्टिंग में तो एक्चुअली अटेंडेंस भी मैनुअली होती थी, बट बाद में ऑटोमेटिकली हो गई थी। तो उसमें फिर अटेंडेंस का भी कोई चक्कर था नहीं। आपको सिर्फ 20+ मिनट्स तक वहां पे रहना होता था, अटेंड करनी होती थी क्लास। वो अब चाहे वहां पे मोबाइल के सामने रहो या ना रहो, वो किसी को नहीं पता, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा, तो ये माइंडसेट बन गया था स्टूडेंट्स के अंदर। हाँ, ये बहुतों का माइंडसेट बन गया था। और फिर से जब वहां पे वापस रीओपन हुए क्लासेस तो ये जो शिफ्ट था इसको थोड़ा बैलेंस करने में बहुतों को परेशानी आई थी। ओके, तो फिर उनका वो 75 वाला फिगर आ गया था बीच में। हाँ, वो 75 वाला फिगर तो एक्चुअली अटेंडेंस वाली कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अटेंडेंस वाला एक्चुअली कोरोना की वजह से ये फायदा जरूर हुआ था कि अटेंडेंस किसी की भी 90 से कम नहीं थी। अच्छा। ये जरूर फायदा हुआ था क्योंकि एब्सेंट लगती नहीं थी। हर कोई 20 मिनट से ज्यादा वो कवर कर ही लेता था ऑनलाइन रह के। अच्छा, ठीक है। तो हाउ अबाउट द एग्जामिनेशन, ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन? अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो भाई ऑफलाइन एग्जामिनेशन इजी तो होते हैं, मतलब ऑनलाइन से इजी होते हैं, बिकॉज ऑनलाइन में आपको मोस्टली एमसीक्यू मिलते हैं। अगर आपने पढ़ा है टाइम पे, आपके माइंड में उस टाइम पे क्लिक कर गया अगर ऑप्शंस देख के, तब तो ठीक, फिर तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आपने अगर एक भी गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो वो फिर जीरो ही होता है, वो सीधा होता है 1 या फिर 0। ये वाला एमसीक्यूज में चलता है। और अगर आपने ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो ये है कि अगर आप कुछ उसके बारे में भी थोड़ा सा भी रिलेटेबल लिख के आ गए तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं।
ओके, तो आपके हिसाब से जो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे चीटिंग आराम से हो जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे टीचर से भी सामना हो रखा है जिन्होंने अपना पेपर खुद बना रखा है, तो उसमें बिल्कुल नहीं आते मार्क्स। ये एक्सपीरियंसड है। और शायद मेरे बैच के जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं जीएलए के, उनको वो टीचर का नाम भी याद आ गया होगा कि किस टीचर ने ऐसा पेपर सेट किया था। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वहाँ पे जो स्कोप ऑफ एरर है वो बहुत कम है। अगर आपने गलती कर दी तो सीधा जीरो, और अगर सही हम्म, है तो पूरे मार्क्स। बल्कि ऑफलाइन हम्म, एग्जामिनेशन में अगर आप थोड़ा सा भी उस टॉपिक के रिलेटेड लिख कर आ जाते हो, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो या एक तो स्कोर कर ही जाओगे, एक तो मिनिमम हम्म, स्कोर कर ही जाओगे। तो हम्म, आपके हिसाब से जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है दे आर फार बेटर देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, है ना? बिल्कुल। और फोर एक्चुअली मार्क्स उसमें फायदा भी है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में फायदा भी है कि कम से कम आप जो पढ़ते हो आपको याद रहता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मोस्टली लोग यही करते हैं कि ऑनलाइन चीटिंग के भरोसे चले जाते हैं, तो वो याद भी नहीं रहता है एक्चुअली। अच्छा, तो जो मुझे समझ में आया, आप ये कहना चाहते हो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बच्चे ज्यादातर चीटिंग के भरोसे निकल जाते थे एंड वैसे ही पेपर देकर आ जाएंगे, एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दैट, है बेनिफिट्स। ना? कि जो हमने एक तरह से पढ़ा नहीं वो आगे जाकर हमें शायद काम आता। ओके, ठीक है। इसके बाद सर कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं बीटेक में? तो जो प्रोजेक्ट्स की बात आई, तो देखिए, जीएलए ऐसा आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको प्रोजेक्ट्स कुछ बनाने हैं। बट हाँ, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैंडेटरी होते हैं बनाने। जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में आपको मिनी प्रोजेक्ट 1 मिलता है, देन सिक्स सेमेस्टर में आपको मिनी प्रोजेक्ट 2 मिलता है, और ऐसे ही जाके फिर फाइनल ईयर में आपको मेजर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ मैंडेटरी प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, जो आपको करने ही करने होते हैं। बट इनके अलावा भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ सेकेंड ईयर से ढूंढना स्टार्ट कर दें ऐसे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर तो मैं सबको यही कहूंगा कि एक्सप्लोर करो, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट खोजो कि क्या है। उसमें आप बिल्कुल अपना फर्स्ट ईयर दे सकते हो। फर्स्ट ईयर में इतना कोई आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहां बस आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए कि क्या है। जैसे मेरा है, मेरा फुल स्टैक पे ज़्यादा मेरा थोड़ा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैं उस फील्ड में ही चला गया। बाकी किसी का क्लाउड हो सकता है, किसी का एआई हो सकता है, किसी का डेटा साइंस हो सकता है। ऐसे सबके अलग अलग हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ वो एक फाइंड करो कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है क्या। और सेकंड ईयर से थोड़ा उसके बारे में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में एक्चुअली थोड़ा उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में डिटेलिंग स्टार्ट कर दो। और फिर फोर्थ सेमेस्टर से आप उसमें थोड़ा से प्रोजेक्ट्स या फिर थोड़ी ऐसी चीज़ें कुछ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। फिर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर से तो आपको ऑब्वियसली जीएलए खुद ही प्रोजेक्ट्स देगा कि हाँ आप बनाओ। ओके, क्या होता है उस प्रोजेक्ट्स में? तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको उस प्रोजेक्ट्स में किसी भी पर्टिकुलर डोमेन से ही कुछ बनाना है। आपको जो भी आपको मन करे आप वो वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो ग्रुप में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं वो प्रोजेक्ट। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है उसमें। ओके, तो सर प्रोजेक्ट्स की बात होगी। उसके बाद आप ये बताओ कि जब आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करे स्टूडेंट अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में उसके ऊपर डिटेल्स पढ़नी शुरू कर दे, थर्ड ईयर तक आते आते उस पर प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दे, है ना? तो हम्म, ऐसे में ये एक एकेडमिक अप्रोच होनी चाहिए एक स्टूडेंट की थ्रू आउट हिज जर्नी एज अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन जीएलए यूनिवर्सिटी, है ना? एक्चुअली क्योंकि अगर आपने सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर से अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो आपको थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर से स्टार्टिंग से ही आपकी कंपनीज आने लगेंगी। तो आपके पास उस टाइम पे कुछ बच नहीं जाएगा कि कंपनीज को आप प्रेजेंट कर सके कि हाँ हमने ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे हमने काम कर रखा है। ओके, तो ये जो सेकेंड ईयर के फाइनल सेमेस्टर में आप कह रहे हो कि प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दो, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने एम्प्लॉय मतलब एचआर को, है ना? जो भी कंपनी आपकी जाके विजिट करेंगी आपके ऑन कैंपस, या फिर अगर आप चाहो तो ऑन ऑफ कैंपस भी आप लोग जा सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऑन कैंपस आपकी जीएलए में पहले कंपनियां आती हैं। अगर आप ऑफ कैंपस जाने जाने का ट्राई करोगे तो वो थोड़ा आपको लेट लगेगा। अगर आप ऑन कैंपस स्टार्ट कर दें प्लेसमेंट्स में बैठना,
तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके सर, प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे जो क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे पूछ लिए एंड आई गॉट योर आंसर्स। अब आ जाते हैं आपके थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर कैसा रहा? थर्ड ईयर तो काफ़ी अच्छा रहा एक्चुअली। मैं ये कहूँगा कि थर्ड ईयर ही सिर्फ हमारा इकलौता हमारे बैच का वो ईयर रहा जहाँ हमने स्टार्टिंग से एंड तक, अगर आप एक जनवरी वाला पीरियड हटा दें, तो हमने वो पूरा ही ईयर हम लोगों ने ऑफलाइन सेशंस अटेंड किए हैं, ऑफलाइन क्लासेस लिए हैं, ऑफलाइन अपना हॉस्टल लाइफ या यूँ कह लो कॉलेज लाइफ हम लोगों ने जिया है। बिकॉज फर्स्ट ईयर में भी हमने लास्ट के 2 महीने हम लोग नहीं कर पाए थे कुछ भी, क्योंकि कोरोना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पर, थोड़ा अच्छे खासे नंबर ऑफ केसेस उसमें आने लगे थे। तो हम लोग के फर्स्ट ईयर के फैब से हम लोग वो थे, ऑफ ऑनलाइन मोड में थे। थर्ड ईयर आपने बिल्कुल पूरा का पूरा कैंपस में ऑफलाइन टीचिंग गेन की है हम्म। ना? एंड जैसा कि आप बात कर रहे थे कि आपने ऑफलाइन सब कुछ अटेंड किया, क्लासेस वगैरह, इवेंट्स वगैरह। तो जब इवेंट्स की बात चली है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये, वैसे तो जीएलए में रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, तो जो ये इवेंट्स हैं या वर्कशॉप्स होती रहती हैं या मान लो सेमिनार्स होते रहते हैं, तो इन पर पार्टिसिपेट करना, इज इट रियली वर्दी? क्या आप इसे अपने प्लेसमेंट्स में दिखा सकते हो एज समथिंग दैट यू हैव डन? वो कंसिडर देखिए, करते हैं? सिर्फ पार्टिसिपेशन से आपको ये होगा कि नॉलेज, बिल्कुल अगर आप कोई भी सेमिनार या फिर वर्कशॉप अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो उससे आपको नॉलेज गेन तो होगी। वो तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे अटेंटिव रहेगा उसको कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही। और जहाँ तक रही बात कि आप अपने रेज्यूमे में उसको लगा सकते हैं कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट ना करके उसको ऑर्गेनाइज कराने की सोचिए यार। मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ वो अटेंड करने जा रहे हैं? इससे बेटर तो ये हो सकता है ना कि आप उसको खुद ऑर्गेनाइज करवाएं। क्योंकि अगर मैं खुद को भी देखूं तो मैं जो फर्स्ट ईयर एज अ फ्रेशी में आया था कॉलेज में, तो उससे काफ़ी चेंजेस आए मेरे में। बिकॉज शायद अगर इस टाइम पे आप फर्स्ट ईयर वाले नमन द्विवेदी से अगर इंटरेक्ट कर रहे होते तो शायद इतना नहीं बोल पाता वो, जितना अभी बोल पाता। तो ये कुछ चेंजेस हैं, तो ये आई थिंक सिर्फ अटेंड करने से नहीं होंगे। जब तक आप उसको खुद से कराने में या फिर खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे कि हाँ आप उसको करा सकते हैं, तब तक आई थिंक नहीं हो पाएगा। तो मैं यही तो कहूंगा कि उसको कराने में ज्यादा आप लोग वो लगाइए, अपना अंदर के कैलिबर निकालिए। बिकॉज जो कंपनीज है वो ठीक है, वो सर्टिफिकेट्स तो ऑब्वियसली आपको एक टाइप से वो हो गया, प्रूफ हो गया कि हाँ आपने ये चीज अटेंड की है। बट जो आपकी स्किल्स हैं वो सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स की वजह से नहीं आती है। वो जब आप उस चीज को रियलिटी में एक्सपीरियंस करेंगे तो ही वो आएगी। तो सर, आपके हिसाब से एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होने से ज्यादा बेहतर ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजिंग सर्टिफिकेट हो कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हो सामने वाले को कि यू हैव लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स की बात कर रहा हूँ, और इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके अंदर। वो प्रूफ करने की भी एक्चुअली जरूरत नहीं, वो आपके कॉन्फिडेंस से खुद रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, इंटरव्यू पे। हम्म। हम्म, अम, तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये इवेंट्स करवाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, वो सोसाइटीज हैं, क्लब्स वगैरह हैं जो इवेंट करवाते हैं, तो उनका क्या रोल है? जैसे आपने कोई क्लब ज्वाइन किया होगा, और थ्रू योर जर्नी क्या रोल रहा सोसाइटीज का जो जीएलए में है आपकी पर्सनालिटी में और आपको ऐसा बनाने में? क्योंकि आपने ये कहा कि फर्स्ट ईयर में जो नमन द्विवेदी था, अगर उससे आप बात करते तो शायद वो इतना बोल ही ना पाता जितना ये नमन द्विवेदी बोल रहा है। तो ऐसा क्या है जो 3 साल में इतना फर्क आ गया? हाँ तो देखिए, जीएलए में एक्चुअली काफ़ी सारे क्लब्स हैं, और डिपेंड करता है कि आपको आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि आपको किस सोसाइटी में या फिर किस क्लब में जाना है। वो डिपेंड करता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस क्लब में जाइए, आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस क्लब में जाइए। अब जैसे मुझे ऐसा सच इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज कराने में ज़्यादा मज़ा आता था किसी भी इवेंट को। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा क्लब चूज किया
कि जिसमें वहाँ पे एक अच्छे खासे नंबर ऑफ इवेंट्स, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि एक काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स भी, दोनों चीज़ें होती थी। तो मुझे वो कराने में हमेशा से ही मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही उधर रहा है। तो इसलिए मैंने उस क्लब को मैंने चूज़ किया, और मैंने इंटरव्यू भी अपना उस क्लब में इवेंट मैनेजमेंट टीम के लिए ही दिया था। Okay, you are part, you was the part of an event team of that club, है ना? तो वहां से आपने इवेंट मैनेजमेंट स्किल सीखी, लीडरशिप स्किल सीखी, एंड आपने ग्रो किया अपने आप को वहां से, और देयर यू सॉ अ चेंज इन योर पर्सनालिटी विद द टाइम, है ना? तो सर, सोसाइटीज के इन्फ्लुएंस की हमने बात कर ली, अपने पर्सनालिटी में या अपने ओवरऑल जो जर्नी में एज एन स्टूडेंट इन जेएलए यूनिवर्सिटी, जो कि इस सेशन का सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है। अब उस पर आ जाते हैं, जेएलए में प्लेसमेंट्स कैसी हैं, क्या प्रोसीजर है, ये डिटेल में कवर कर देना, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट ईयर में जो अभी आने वाले हैं उनके। डीएम, चाहे वो बीसीए का हो, बीटेक का हो, एमबीए का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सीधा उसकी जो सुई है वो प्लेसमेंट पे आगे अटकती है। तो आप इस पे अच्छे से इसे क्लियर कर दे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, और कैसी प्लेसमेंट है बीटेक के टर्म्स में। तो देखिए, प्लेसमेंट सिनेरियोज अगर मैं जीएलए के बारे में बताऊं तो जीएलए का ही ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। अगर मैं बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर बाकी किसी भी अदर कॉलेजेस से, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज एंड अदर हायर गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर मैं उनको हटा दूं तो काफ़ी अच्छा, बाकी के कंपैरिजन में देखा जाए तो जीएलए का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं स्पेशली बीटेक सीएससी के बारे में बात करूं तो लिटरली वो बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे एक कोटेशन दी जाती है कि अगर आप नहीं चाहते हो प्लेसमेंट लेना तो ही आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। जीएलए में क्योंकि ये कहा बट जाता जीएलए में ये बीटेक सीएससी के लिए कहा जाता है कि अगर आप नहीं चाहते हो प्लेसमेंट लेना तो ही आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, अदरवाइज सबका प्लेसमेंट होता है। और बट फिर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो कैसा प्लेसमेंट लेने के केपेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं वो 4 to 40 फोल्ड है। इतने वाइड रेंज की कंपनीज आती हैं। तो इसलिए अब हमारे, क्योंकि हमारे बैच के लिए अभी तक ऑन गोइंग है, कंपनीज अभी आ रही हैं, अभी मान के चलो 50% कंपनीज भी हमारे बैच के लिए नहीं आई है अभी। तो इसलिए अभी हमारे बैच का कितना रेंज आएगा वो अभी कह नहीं सकते, बट जो लास्ट बैच के लिए रेंज था वो यही था, 4 to 44 लाख का। और है। तो ये पूरा करता है इंडिविजुअल पे कि वो किस टाइप का लेना चाहता है प्लेसमेंट, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे काफी सारी आती हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। प्लेसमेंट लेने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत होती है। मोर देन 100 कंपनीज विजिट करेगी आपके बैच को, अगर आप बीटेक सीएससी में हैं तो। ओके, तो प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से राउंड से एक प्रोसीजर कैंडिडेट को ऊपर डिपेंड जाना डिपेंड करता है डिपेंड करता है प्रोसीजर, ये कंपनी टू कंपनी पे, क्योंकि सब कंपनीज के प्रोसीजर अलग होते हैं। बट जो एक मैं बहुत ही बेसिक प्रोसीजर मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है आपका ये रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सब का एक राउंड होता है। देन आपका जो होता है वो कोडिंग राउंड होता है या फिर टेक्निकल राउंड होता है। एंड देन आपका टीआई एंड देन पीआई। ये काफी एक बेसिक है, मतलब इनमें से राउंड्स तो जरूर होते हैं हर कंपनी में। अदरवाइज बाकी जो राउंड्स या प्रोसीजर जो कह लो वो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी पे। टीआई क्या होता है? टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू। टीआई और पीआई में फर्क क्या है? टीआई और पीआई में डिफरेंस ये है कि टेक्निकल इंटरव्यू फुल्ली आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। आपका रेज्यूमे में आपने जो जो अपने मेंशन कर रखे होंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाया है, हमारी इस लैंग्वेज पे या फिर इस टेक्नोलॉजी पे हमारी कमांड है, उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। या फिर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिस टेक्नोलॉजी पे वो आपसे काम करवाना चाह रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। पीआई होता है, वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। आपकी हॉबीज, आपका इंट्रोडक्शन, आपके स्किल्स जो है, आपके को करिकुलम जो आपने स्किल्स गेन की हैं, वो आपके ये पीआई के लिए मेनली आपका काम आता है। अगर जो मैं कह रहा था जैसे क्लब्स वगैरह के लिए या फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी आपकी, ये यहाँ पे पीआई में काम आती है। ओके, एंड सर, प्लेसमेंट के लिए कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लेसमेंट के लिए आप देखिए, इम्पोर्टेंट? फाउंडेशन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मेन होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर से लेके चलूँ
तो ऑब्वियसली ये कोडिंग के जो मैंने बताए थे आपको, सी, पाइथन, तो जो लैंग्वेजेस हैं उन पे तो आपको कमांड करनी ही है। उसके बाद आपके जो मेन प्लेसमेंट के जो स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट्स, वो होते हैं आपके सेकेंड ईयर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डेटाबेस हो गया, उसके बाद आपका सीओ हो गया, सीएन हो गया। ये सारे आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ऑब्वियसली आने चाहिए वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए। उसके बाद जो अदर, मैं कहूँ कि जो कोडिंग से रिलेटेड जो आपकी फील्ड आती है, उसमें फिर आपके आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये आपके कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कमांड होना चाहिए। ओके, तो ये जितने आपने सब्जेक्ट्स बताए, ये दे आर द मेजर सब्जेक्ट्स जिनमें कमांड होना चाहिए। दिस विल गिव यू अ बेटर एज इन और योर। इसके बाद फिर आपका आता है कि आपका किसमें इंटरेस्ट है। मतलब इसके बाद आप कौन सी फील्ड चूज करोगे, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर आपको एआई की फील्ड में जाना है तो आप एआई इसके बाद चूज कर सकते हैं। एमएल में जाना है, एमएल चूज करते हैं। फुल स्टैक में जाना है तो आप फुल स्टैक कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और इन सब्जेक्ट्स के बाद आपका इंटरेस्ट फील्ड आता है। वो एक मेजर चंक है आपके नॉलेज का, जो आप डिस्प्ले करोगे सामने अपने एचआर को या इंटरव्यू पैनल को। तो सर, प्लेसमेंट प्रोसीजर की बात हो गई, प्लेसमेंट्स की भी बात हो गई, एंड इसी के साथ जो मेजर क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। एंड आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो 4 साल है बीटेक सीएससी के कोर्स के, क्या ये बहुत है पूरे के पूरे एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की या एक कॉलेज स्टूडेंट की, उसे जीने के लिए एकेडमिक प्रेशर वगैरह ये सब फैक्टर्स आप इस पर एक कंसिडर कर सकते हो अपने आंसर में? देखिए, अगर आप सिर्फ सीखने के लिए बोल रहे हैं तो जैसा कहा जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये 4 साल तो उसके लिए कम है। ठीक है, तो आपको, क्योंकि बीटेक इतना छोटा एक मैं कह दूं करिकुलम नहीं है जिसको आप सिर्फ 4 साल में कवर कर सकते हो। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को अगर आपको डीपली अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए तो ऑब्वियसली 4 साल बिल्कुल ही पूरे नहीं है, मतलब क्योंकि काफी वाइड है बीटेक। बट उसके बाद अगर आपके सिर्फ प्लेसमेंट तक की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनीज को भी पता है कि हाँ, आपको एज अ फ्रेशी कितना आना चाहिए। उस चीज के लिए कितना आना चाहिए, उस चीज के लिए आपका 4 साल सफिशियंट है। उतना आपको पढ़ाने के लिए सफिशियंट है। बट अगर आपको एकदम डीप नॉलेज करनी है हर पूरे बीटेक की, तो ऑब्वियसली वो सफिशियंट नहीं है। फिर बात आई अगर एक स्टूडेंट लाइफ जीने की, मतलब कॉलेज लाइफ जीने की, तो वो तो देखिए 4 साल मैं इतनी अश्योरिटी जरूर दूंगा कि कोई भी ये 4 साल होके जो गुजरता है ना, वो लिटरली मिस करेगा अपने कॉलेज को। भले आप जीएलए से करें या किसी भी कॉलेज से करें, वो आप सही में मिस करने वाले हो। तो वो तो खैर पूरी जिंदगी मिस करोगे आप, कभी भी आप निकलो, 4 साल में निकलो या 40 साल में निकलो, वो आप मिस करोगे। अच्छा, तो मतलब अगर कोई यहाँ पे 4 साल बिताने आता है तो उम्र भर की यादें साथ लेकर चला जाता है। ऑब्वियसली। एंड सर, तो आपकी उम्र भर की यादों पर आते हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है साल बाद? एक्चुअली देखिए, मेरा हो के गया कि मेरा अब फाइनल ईयर में आ गए, तो जो हमारे सीनियर्स थे उनसे काफी अच्छी एक बॉन्डिंग बन गई थी हमारी भी। क्योंकि सिर्फ मेरी ही नहीं, एक्चुअली मेरे पूरे बैच की कहूँ तो हमारे पूरे बैच की ही अपने सीनियर बैच से काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। और ये मैं एक क्लब को भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि क्लब की वजह से ही शायद ये हो पाया था मुमकिन। तो जब वो लोग हमें गुड बाय कह के फाइनल की ठीक है अब चलते हैं, तो वो थोड़ा, वो सही में थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, आंख में आंसू आ गए थे उस टाइम पे। तो वहीं फिर मैंने सोचा था कि जब हमारा टाइम आएगा, जब हमें ये पूरे जीएलए को गुड बाय कहना होगा, स्पेशली हमारे जूनियर्स को गुड बाय कहना होगा, तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है ये। तो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा, एक सिनेरियो सा बना होगा, एक पिक्चर सी बनी होगी, सीन सा। तो क्या आप वो सीन एक्चुअली को इलाबरेट कर सकते अभी हो? अभी मेरे पास 1 साल है, तो मैं अभी उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहूंगा उस चीजों को। खैर कोई ना, हम आपको फोर्स भी नहीं करते। तो सर ठीक है, हमें जितना जानने का मौका मिला आपके आखिरी दिनों के बारे में जीएलए में, वो
पूरी तरह से मैंने जानने की कोशिश की, हालांकि आपने कोशिश पूरी की कि मिट्टी डाल दूं मैं इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए। पर ठीक है सर। ये सेशन में जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड सर थैंक एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक यू वक्त दिया। और आप मेरे पहली बार ही कहने पर जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि मैं एक ऐसी सीरीज की सोच रहा हूँ जिसमें हम जो प्रोग्राम्स है, कोर्सेस हैं जीएल यूनिवर्सिटी के, वो कवर करेंगे। एंड बीटेक सीएससी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अप्रोच करूँ, देन यू आप एक बार में आप मान गए, कहते हैं हाँ चलो ऐसा करते हैं। एंड काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा मेरे हिसाब से। अगर कोई भी फ्रेशर या किसी भी ईयर का, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो या फोर्थ ईयर का हो, या जो पास आउट एलुमनाई हो, वो भी अगर आपके इस सेशन को देखेगा तो मेरे हिसाब से वो 100% एग्री करेगा जो भी कुछ आपने कहा। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन वक्त देने के लिए एंड मेरे कहने यू। पे सेशन पे आने के लिए। थैंक यू।